तो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो अपन ने क्या कहा था कि अगर कोई भी डीसी जनरेटर है तो उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी मानी अपन ने? पी। कितनी मानी है? पी। जो कल नहीं थे उनके लिए बढ़िया हो गया, तो रिवाइज हो जाएगा, वो देख लें, और जो कल थे वो भी रिवाइज कर लें, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ध्रुवों की संख्या कितनी मानी भी? पी। अब आपने कहा कि प्रत्येक पोल है वो कितना वेबर चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है? 5 वेबर। जब आपका प्रत्येक पोल कितना वेबर फ्लक्स उत्पन्न करेगा? 5 वेबर। और चालकों की संख्या कितनी है? जेड। यानी आपके आर्मेचर वाइंडिंग में चालकों की संख्या कितनी है? जेड। समांतर पथों की संख्या कितनी है? ए। और जनित्र की घूर्णन गति क्या है? एन। और एन किसमें है? आरपीएम में, रोटेशन प्रति मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। अब अपन ने कहा कि जब आपका ये जो चालक है वो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में जो कटा फ्लक्स होगा वो होगा P5 वेबर। एक चक्कर में जो कटा फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? P5 वेबर। अब इस एक चक्कर को लगाने में लगा समय वो होगा 60/n सेकेंड। 60/n सेकेंड। 60 आपके पास क्या है? सेकेंड। n क्या? चक्रों की संख्या। तो एक चक्कर में लगाने का लगा समय आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर अपन ने कहा कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से जो चालक होता है उसमें औसत विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है? N/d∅/dt। जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ किसके बराबर हुआ? P5 के। फ्लक्स को समय कितना लगा? 60/n। n कहां चला गया? ऊपर। तो आपके बच्चों देखिए एक चालक में एक चक्कर के दौरान औसत जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ वो बराबर हुआ P5n/60 वोल्ट। तो एक चक्कर में जब भी बोलेगा तो आपको याद रखना है P5n/60 वोल्ट। अब क्या आपके पास एक ही चालक है? हमारे पास चालकों की संख्या कितनी है? जेड। तो जेड से क्या कर देंगे? गुणा। तो आपके पास जेड चालकों में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो गुणा किसे कर देंगे? जेड से। अब तो देखिए प्रत्येक चालक में, अब बच्चों ये तो आगे कुल चालक, क्या आगे? कुल। अब आपके पास निकालने प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या जो आपकी होगी आउटपुट है वोल्टेज। तो अगर आप इसको ए से भाग दे दोगे तो जेड भाग क्या दे दोगे? ए। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी P5n/60 गुणा में Z/A। ये आपके पास आ जाएगा औसत विद्युत वाहक बल, जिसकी वो आपके पास आएगी आउटपुट वोल्टेज। तो प्रत्येक समांतर पथ की जो वोल्टेज होती है, उत्पन्न वोल्टेज होती है, वही आपकी क्या होती है? आउटपुट वोल्टेज। फिर अपने बच्चों देखें यहां से अपन, आप यहां से क्वेश्चन नोट करेंगे। दिखाई दे रहा है कुछ क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का हल आप करके बताएं पहले, फिर मैं कराऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चन नया देखना भी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक लैप कुंडलित, क्या दिया गया है? लैप कुंडलित। वाइंडिंग का जो प्रकार है वो लैप है। वाइंडिंग का जो प्रकार है वो क्या है? लैप है। ध्रुव कितने हैं? 4 हैं। घूर्णन गति कितनी है? 1200। ठीक है। खांचे कितने हैं? 65। कितने हैं? 65। खांचे का मतलब क्या है? स्लोट। तथा प्रत्येक स्लोट में चालक कितने हैं? 12। फ्लक्स प्रति ध्रुव कितना है? 0.02। और आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। जब भी आपसे आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है तो प्रत्येक समांतर पथ की क्या पूछ रहा है? आउटपुट है वोल्टेज। कर भैया अग्रसन, प्रत्येक समांतर पथ की आउटपुट है वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको पता ही क्या लिखना है? एक चालक वाली वोल्टेज याद रखो P5n/60 गुणा किसे कर दो? जेड से। और जेड में किसका भाग दे दो? ए का। 312 वोल्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश भी। तो सबसे पहले आपको कुल चालकों की संख्या निकालनी पड़ेगी यहां पे। तो कुल चालकों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? आपको पता ही है। अरे किसके बराबर होती है? खांचों की संख्या को किसे गुणा कर देते हो? अरे खांचों की संख्या किसे गुणा कर देते हो? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आपको निकालने कुल चालकों की संख्या। तो सबसे पहले निकालेंगे कुल चालकों की संख्या। ये किसके बराबर होगी? स्लोट्स गुणा में प्रत्येक स्लोट में चालक। प्रत्येक स्लोट में चालक। स्लोट आपको दिए गए 65। क्या दिए गए हैं? 65। चालक कितने दिए गए हैं? 12। अगर आप इसको गुणा करके लिखते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भी। अगर गुणा करके लिखते हो लिख लो। 12 5 कितना होता है जी? 60।
असल कितनी आएगी 6, 12 6 72 6 78 एंड टोटल चालक कितनी आएगी 780। अब आप बताओ लैप है कि वेव है? लैप है। अपने को इक्वेशन सिंपल याद रखनी है आपको जो लिखी गई है, पी फाई एन भाग 60 गुणा करूंगा जेड बटा में ए से, प्रत्येक समांतर पथ की पूछिए तो ध्रुवों की संख्या कितनी है 4, फ्लक्स है 0.02, एन कितने हैं 1200, सही है भी, जेड कितने हैं 780, ठीक है भी, बटा में कितना है 60, इधर बटा में कितना है 4, सही है भी, इसका पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या लगा देंगे 100, क्या लगा देंगे 100। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप इसको उड़ा दो, क्या 20 बार जाएगा क्या? अरे सही है क्या? गया 20 बार, खत्म मामला, ठीक है भी। फिर आप बच्चों देखें इसे हटा दो, ठीक है, 4 एकम ये नहीं कटेगा, कट जाएगा क्या? 3 और 38 रहेगा। अब देखो, हाँ रुको भी, ये कितना रहेगा 38, ये कितना आया 90, ये कितना रह गया 5, अरे सही है क्या? अरे सही है क्या? अरे एक चौके चौके 3 आ गया 38 आ गया, 4 में कितना हो गया 36, 2 आ गया कितना रहेगा ऊपर 0, 195 हो गया, चलो 4 भी गए यहां से। अब बताओ यहां कितना रहेगा? अरे यहां कितना रहेगा 100, इसको फिर काट दो, कितना बार कटा 5 बार, क्या 195 कट जाएगा? कट जाएगा, काट दो इसको भी, ये कितनी बार कटा 3 बार, ये कितनी बार कटा 7 बार, हो गया। नीचे बताओ कुछ बचा क्या? अरे बताओ, अब उधर बचा 37, इधर बचा 2, इधर क्या बचा? हाँ 9 5 है 45, तो ये 9 पे कट, ठीक है। अब यहां से क्या बचा 2, यहां क्या बचा है 4, तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा दुगुना, अरे सही है। अगर 40 होता तो 80 हो जाता, 40 नहीं तो कितना है 39, तो 78 हो जाएगा, 78 किससे गुणा कर दो 4 से। अब 80 होता तो 320 हो जाता, पर 78 है तो 4 8 घटा दो, कितना रहेगा 312, 800 कितना आएगा 300। कोई दिक्कत भी? कर दोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो, तो अगर आपको ईएमएफ इक्वेशन के फॉर्मूले याद हैं तो केवल आपको रखने हैं मान, और मान रख के आपको क्या करना है गणित लगाना, क्या लगाना है गणित, काटा पिटी करनी है, बाद में आपका आंसर आ जाए। आप तो कोशिश करें, आप तो ऐसी दुआ करें कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। अब अपन ने बाद में बात की थी कि अगर एक डीसी जनरेटर है उसमें कुल चालकों की संख्या कितनी है 200। अब आपको दिया गया है कि यदि डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग क्या संयोजित है, वेव संयोजित है, तथा प्रत्येक चालक में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान कितना है, कितना वोल्ट है 2 वोल्ट, तो डीसी जनरेटर की आउटपुट वोल्टता होगी। अब तो कितना आएगा आंसर इसका? अब आपको एक चालक कितनी दे दी, अरे एक चालक में कितनी पैदा हो रही है 2, चालक टोटल कितने हैं, और वेव है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी 2, तो 400 में किसका भाग दे दोगे 2 का, तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा? अगर अपन इसको सोल्व करके देखें तो आजाद बाबू आया नहीं क्या आंसर इसका? आ गया। तो अगर अपन इसको देखें सोल्व करके तो Eg बराबर अपने क्या पढ़ा है, एक चालक का बोलो पी फाई एन भाग 60 गुणा में जेड बटा में ए। अब तो पी फाई एन भाग 60 कितने चालक की वोल्टेज है, एक चालक, कितने चालक की एक, कितना है 2, टोटल जेड कितने हैं 200, समांतर पथ कितने हैं 2, बताओ कितना आ गया आंसर 200। कोई दिक्कत भी? अरे कोई दिक्कत? तो अगर आपको इस भाषा में क्वेश्चन दिया जाए तो हो जाएगा। तो एक चालक की जहां दी गई वहां क्या लिखना है, पी फाई एन बटा में 60, ये क्या है एक चालक में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताएं आप, एक डीसी जनरेटर में चालकों की संख्या कितनी है 400, कितनी है 400, प्रत्येक चालक में उत्पन्न औसत विद्युत, यहां पे भी कितना वोल्ट है 2 वोल्ट, पर वाइंडिंग कौन सी संयोजित है, लैप है, कौन सी है लैप, तो लैप में ए बराबर कितना होगा पी, अरे ए बराबर कितना होगा पी, और ए बराबर पी है तो समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना वोल्ट आएगा 200। तो अगर आपके पास जो देखें एक चालक में कितनी हो रही है 2, तो 400 में कितनी होगी 800, किससे भाग दे दो 4 से, तो 800 में 4 से भाग दो कितना आएगा 200। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो सेम लगा दो, तो Eg बराबर क्या है पी फाई एन भाग 60 गुणा क्या है जेड बटा में क्या है ए। एक चालक में, ये एक चालक में है कितने वोल्ट है 2, टोटल चालक कितने हैं 400, टोटल समांतर पथ कितने हैं 4, इसको इससे काट दो, 400 का था कितना आ गया, अभी आंसर कितना आएगा 200, कितना आएगा अभी 200। समझ में आ रहे भी, जो कल नहीं थे वो देख लेना।
फिर अपने बात की थी कि अगर आपके पास पूछा जाए कि अगर आपकी वाइंडिंग लैप है, अगर आपकी वाइंडिंग वेव है, तो आपकी वोल्टेज धारा पे क्या प्रभाव आएगा और पावर पे क्या। तो कल अपने बात की थी चाहे लैप है चाहे क्या है वेव, पावर कभी भी चेंज है। लैप में जाओगे तो वोल्टेज घट जाएगी, धारा, लैप में जाओगे तो वोल्टेज घट जाएगी, धारा, वहां समांतर पथ क्या होते हैं ज्यादा, जहां समांतर पथ ज्यादा होता है वहां धारा क्या होती है ज्यादा, और जहां समांतर पथ कम होते हैं वहां धारा क्या होती है कम, तो वोल्टेज क्या होती है ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में कुल चालकों की संख्या कितनी है 24। प्रत्येक चालक प्रत्येक समांतर पथ में अधिकतम धारा कितनी हो सकती है 10 एम्पियर। प्रत्येक चालक में औसत विद्युत वाहक बल कितना पैदा हो रहा है 2 वोल्ट। तो अब आपको पता करना है यदि ए बराबर कितना हो 2, ए बराबर कितना हो 4, ए बराबर कितना हो 6, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, आउटपुट धारा क्या आएगी और आउटपुट पावर है क्या है। अब आपके पास टोटल जेड कितने हैं और कितने हैं 24। जब आपके पास ए बराबर कितना है 2, ए बराबर कितना है 2, तो जेड भाग ए बताओ कितना हो जाएगा 24 भाग 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो आउटपुट वोल्टेज बताओ कितनी हो जाएगी। कितने चालक एक रास्ते में श्रेणी में लगे हुए हैं 12, एक चालक में कितनी हो रही है 2, तो क्या कर दोगे 2 गुणा में 12 कितनी वोल्टेज आ जाएगी 24। अब एक समांतर पथ में से अधिकतम धारा कितनी जा रही है 10 एम्पीयर, कितनी 10 है, तो बताओ 2 में से कितनी जाएगी, तो आउटपुट धारा क्या लिख दोगे 10 गुणा में 2 कितने एम्पियर है 20 है एम्पियर। तो बताओ आउटपुट पावर क्या आ जाएगी V गुणा में I, V कितना है 24, धारा कितनी है 20, बताओ कितनी आई 480 वाट। अब सेकंड वाले में मैंने आपको जैसा बताया है अगर आप समांतर पथों की संख्या को बढ़ा रहे हो, समांतर पथों की संख्या को, तो वोल्टेज को क्या कर दो कम, धारा क्या कर दो ज्यादा। तो सेकंड में बताओ ए 2 से बढ़ के कितने हो गए, कितने गुना बढ़ गए, तो धारा 2 गुना बढ़ा देंगे और वोल्टेज 2 गुना कम कर देंगे। क्यों देखें भी ए बराबर कितना हो गया 4, बताओ जेड भाग ए अब कितना हो जाएगा 24 भाग 4 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो बताओ 6 गुणा में 2 कितना हो जाएगी 12। तो आउटपुट वोल्टेज 2 गुणा में 6 ये कितना हो जाएगा 12। अब आउटपुट धारा कितनी हो जाएगी 10 गुणा में समांतर पथ कितने हैं 4, कितनी हो जाएगी 40 एम्पियर। तो बताओ आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज कितनी होगी घटकर, ये 24 से घटकर कितनी होगी 12, ये बढ़ के कितनी होगी 40, 800 भी कितना आया 480 वाट। ऊपर से समझ में आता है कि नहीं आता कुछ, ठीक है। तीसरे वाले में क्या था ए बराबर बढ़ के ए 2 से बढ़ के कितने हो जाए 6, कितने गुना बढ़ गए 3 गुना, तो ए बराबर बढ़ के कितने हो गए 6, तो जेड भाग ए कितना आएगा 24 भाग 6 कितने आएंगे 4। अब एक में कितने वोल्ट है 2, तो 4 में कितनी हो जाएगी 8, 2 गुणा में 4 कितने वोल्ट आ गई 8। आउटपुट धारा बताओ कितनी हो जाएगी, एक रास्ते में अधिकतम कितनी जा सकती है 10, रास्ते कितने हो गए 6, कितना एम्पियर आ गई 60 एम्पियर। तो आउटपुट पावर बताओ कितनी आ जाएगी, तो 8 गुणा में 60 कितनी आएगी 480 वाट। तो अगर आप समांतर पथों की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज का मान लगातार घटता जा रहा है, आउटपुट धारा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, परंतु पावर में कोई चेंज है। क्या समझ में आ गया, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बीच में। और बस ये क्वेश्चन दिया गया, कितने पोल हैं 4 पोल। आर्मेचर वाइंडिंग को पहले क्या जोड़ा गया है वेव, इसी वाइंडिंग को बाद में क्या संयोजित कर दिया गया है लैप, क्या कर दिया गया है लैप। पोल कितने हैं, अगर आपके पास वेव है तो ए कितने होंगे 2, पर जैसे लैप आई तो ए बराबर कितने हो जाएंगे 4। तो आपके लिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है। आउटपुट वोल्टेज 2 गुना हो जाएगी, सत्य है नहीं। आउटपुट वोल्टेज 2 गुना क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। आउटपुट धारा 2 गुना घटेगी नहीं, आउटपुट धारा 2 गुना बढ़ेगी। आउटपुट पावर क्या रहेगी अपरिवर्तित रहेगी। ये आंसर क्या है सही। आउटपुट वोल्टेज 1/4 रह जाएगी, ये भी क्या है गलत। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अपन ने क्या किया था,
अपने इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि Eg बराबर क्या है 5ZNP भाग 60A। अब इसमें से जो जो आपके कांस्टेंट है, जो जो आपने क्या है कांस्टेंट, तो इनको अपन हटा देते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, Z है, P है, 60 है और A। इसकी क्या क्या लगा देंगे K। तो Eg बराबर क्या लिखा K phi n। तो Eg बराबर आ गया, जैसे समानुपाती का बराबर का चिन्ह हटाएं क्या लगा देंगे समान। तो Eg जो होगा वो समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स और जनरेटर की घूर्णन गति की। अगर निर्भर पूछ रहा है तो निर्भर सभी कारकों पे करती है, जबकि समानुपाती दो ही कारकों की होती है, चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति। चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति। फिर अपने यहां से कुछ केसेस पढ़े थे। पहला केस अपने क्या पढ़ा था वो देखते। तो पहला केस अपने क्या कहा था, यदि चुंबकीय फ्लक्स को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, रखते हुए घूर्णन गति को बढ़ाया जाए। किसे बढ़ाया जाए, घूर्णन गति को। तो पहले इक्वेशन पर क्या लिखेंगे, Eg1 बराबर क्या लिखेंगे Kn1, Kn1। और फिर अपन क्या लिखेंगे, Eg2 बराबर क्या हो जाएगा Kn2। ये आपकी स्पीड बड़ी होगी, ये स्पीड क्या थी, कम वाली। समीकरण 2 में किसका भाग दिया था, A का। तो जब Eg2 में Eg1 का भाग देंगे तो Kn2 भाग क्या है Kn1। तो Eg2 बनाने के लिए क्या लिखेंगे Eg1 और N2 भाग N1। फिर अपने यहां से क्वेश्चन किया था, तो जिस रेशियो में आपकी स्पीड बढ़ेगी उसी रेशियो में आपकी वोल्टेज बढ़ेगी। अपन एक क्वेश्चन किया था, बताओ क्या किया था इस क्वेश्चन में, क्या आएगा आंसर। अपन ने कहा था कि अगर आपके पास कितने आरपीएम है, 1000 आरपीएम पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट। स्पीड कितनी बढ़ा दी, तो क्या पूछा है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो आपको सिर्फ इक्वेशन में क्या रखना है, मान रखना है और कुछ नहीं। बनाना क्या बताओ, अरे क्या बनाना है आज, Eg2 क्या दिया गया है, Eg1। बड़ी हुई स्पीड क्या होती है, N2 भाग N1। अब बताओ बढ़ के कितनी होगी, पहले कितनी थी 1000, पहले वोल्टेज कितनी थी 100। काटापट्टी मचा दो, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। कितने वोल्ट आ गई, तो सही आंसर कितना आएगा 120। इसी तरह अगर अपन घूर्णन गति को क्या कर दें, कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें। यदि चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखते हुए घूर्णन गति को घटा दिया जाए, इस बार N2 का मान N1 से क्या हो जाएगा, अरे कम हो जाएगा। इस बार N2 का मान N1 से क्या हो जाएगा, तो बताओ घूर्णन गति अगर कम होगी तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। क्या होगा बच्चों, देखें कम हो। तो आपको ये क्वेश्चन एक दिया गया, इसको बताएं भी कितने आरपीएम दिए गए, कितने दिए गए 1000 पे कितनी वोल्टेज पैदा हो रही है, 200। कितनी हो रही है, 200। यदि जनरेटर गति को घटाए कितना कर दें 800, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बताओ कितना हो जाएगा 160 वोल्ट। कितने वोल्ट है, कैसे निकालेंगे देखें भी। तो अगर अपने पास Eg2 का मान निकालना है तो निकलेगा किसे, Eg1 से। ऊपर क्या है N2, नीचे क्या है N1। इस बार N2 का मान घटकर कितना हो गया 800, पहले कितना था 1000, वोल्टेज पहले कितनी थी 200। अब इसको काट दो, ये आ गया 4, ये कितना आ गया 5, ये 5 से कितनी बार कटेगा 40 बार, आंसर आ गया 160 वोल्ट। तो 160 वोल्ट आपका क्या है, सही आंसर दिया। हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन करो तो हो जाएगा, तो करो भी, करो फटाफट, हाथ चलाओगे उतने बढ़िया रहेंगे। करें भी करें, कितने वोल्ट आएगी भी 210 वोल्ट। बहुत बढ़िया विजन का 210 वोल्ट आंसर आ रहा है। फ्लक्स स्थिर है क्या भी, अरे डंकी जगह किया कर बेटा संदीप बाबू, पूरे पेज पे क्या कंजूसी करता है। ये ऐड और किए मैंने क्वेश्चंस में आज, ये और ऐड कर दिए मैंने 2। चलो करें भी, सोल्व करें। आ गया सभी का आंसर। अब इस बार गति घटा दी कि बढ़ा दी, अरे घटा दी क्या, तो इस बार भी अपने को क्या निकालना है Eg2। बताओ Eg2 आएगा किसे, Eg1 से। ऊपर क्या है N2, नीचे क्या है N1। अब बताओ N2 घटकर कितने हो गए 1400। कितने हो गए, पहले कितने थे, पहले Eg1 कितना था 240। काट दो इसको, एक 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 और एक,
2, ये कितना कटा 3 बार, अरे सही है क्या? ये कितनी बार कटेगा 70, 800 कितना आ गया 210, अरे सही काटा क्या बता देना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 210। फिर अपन ने पढ़ा था कि अगर अपन अब घूर्णन गति क्या कर दें, क्या कर दें स्थिर, और चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाएं तो क्या उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो देखें इस बार Eg2 बराबर क्या हो जाएगा φ2 भाग φ1, क्योंकि आपके पास स्पीड क्या हो चुकी है कांस्टेंट। तो Eg2 बढ़ाने के लिए Eg1 को किससे गुणा करेंगे φ2 भाग φ1। इस बार φ2 का मान बढ़ेगा, φ1 का मान क्या है कम है। तो अपने क्वेश्चन लिखा था, देखें एक डीसी जनरेटर में कितने आरपीएम में भी उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना है 200। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान कितने % बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा आंसर 240। देखें भी कैसे आएगा। क्या बनाना है Eg2, बनाएं किसे Eg1 से, φ2 में किसका भाग दे देंगे φ1 का। φ2 बढ़कर कितना हो गया 120, पहले कितना था 100, अब Eg1 पहले कितना था 200, कितना था 200, काट दो इसको, 1 कितना वोल्ट आ गया 240 हो गया भी आंसर। क्या सभी का आंसर आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? जिनके कल नहीं आए तो देख लेना, दोबारा मौका मिला आपको। 240 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब अपन ने क्या किया अभी, अब अगर अपन स्पीड को फिक्स रखते हुए फ्लक्स प्रतिध्रुव को क्या कर दें कम कर दें तो क्या उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान घटेगा या बढ़ेगा? तो अब उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान है घटेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, देखो भी आपको कितने आरपीएम दिए गए 1000 पे कितना वोल्ट हो रहा है, और अब इस बार कितना कम कर दिया 25% क्या कर दिया कम कर दिया। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या करना है ज्ञात है करना है, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो आंसर देखें भी Eg2 किससे बनाएंगे Eg1 से, φ2 भाग φ1। अब ये पहले कितना था 100 से घट के कितना हो गया 75, ये कितना है 300, काट दो भी, ये आ गया 225 वोल्ट। यानी अगर आप चुंबकीय फ्लक्स प्रतिध्रुव घटाते हैं तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान है घटता है। अब घट के कितना आ गया 300 से 225 वोल्ट। केस कितना हो गया 4। अब केस 5 क्या कह रहा है, अगर अपन किसको कर दें चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति दोनों क्या कर दें बढ़ा दें तो आपके पास टोटल वोल्टेज का मान है बढ़ेगा और दोनों के अनुपात में बढ़ेगा। तो अपने क्वेश्चन क्या लिया देखो, Eg2 बनाना है तो N2 भाग N1, φ2 भाग φ1, बने किसे Eg1 से। तो घूर्णन गति 1000 आरपीएम से 1000 आरपीएम कितना विद्युत वाहक बल है 200 वोल्ट। अब घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया है, घूर्णन गति तथा चुंबकीय फ्लक्स प्रतिध्रुव दोनों कितना बढ़ा दिया है 20%। तो आपको ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल, बताओ कितना आएगा आंसर 288 वोल्ट। देखें भी तो Eg2 बनाना है, बनाना किसे Eg1 से। इधर आपके पास क्या है N2 भाग N1 गुणा में φ2 भाग φ1। Eg2 N1 1000 था, 1000 का 20% बढ़ाओ कितना हो जाएगा 1200। फ्लक्स आपका 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 120। वोल्टेज आपको कितनी देर की है 200, काट दो इसको, ये यहां से कैंसिल हो गया 2 से 2, 1 2 3 12 12 144 का दुगुना 288। तो आपका जो सही आंसर है वो है 288 वोल्ट। तो अगर आप दोनों को बढ़ाते हैं तो उत्पन्न वोल्टेज आपकी अधिक बढ़ेगी। लास्ट वाला केस क्या था, एक को बढ़ाया जाए दूसरे को घटाया जाए, और अगर दोनों को समान अनुपात में बढ़ाया घटाया जा रहा है तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब अगला केस क्या लिया था, अगर आप तो देखें चुंबकीय फ्लक्स प्रतिध्रुव को घटाया जाए और जनित गति को बढ़ाया जाए तो N2 भाग N1, ये रेशियो तो बढ़ रहा है और ये रेशियो घट रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका क्वेश्चन देखें भी, एक डीसी जनरेटर में n आरपीएम, कितने आरपीएम लिए हैं n आरपीएम पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना है E वोल्ट है। अब E कितना भी हो सकता है 100 200, n कितना भी हो सकता है। यदि घूर्णन गति को 2 गुना, घूर्णन गति को कितना कर दिया 2 गुना, और प्रतिध्रुव फ्लक्स प्रतिध्रुव क्या कर दिया आधा, तो
तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अब कैसे रहेगा अपरिवर्तित, देखते हैं। अपने क्या पढ़ा है, देखो यहां पे क्या बनाना है, Eg2 किससे बनाना है? Eg1 से। N2 भाग N1, φ2 भाग φ1, ठीक है भी। अब अगर अपन कहें कि मैंने N1 कितना मान लिया 100, कितना मान लिया, अगर मैं इसको दुगुना करूं तो ये कितना हो जाएगा 200। अगर मैं φ कितना मानूं, φ1 कितना मानूं 100, तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और E1 को जो आपको E दिया गया तो उसको कितना मान लें 100, तो 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया आधा, ये 2 से 2 कैंसिल। तो Eg2 बराबर किसके आया? Eg1 आया कि नहीं आया? तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है भी। तो ये आपके जो सारे केस वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है भी।